नमस्कार। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे पुराने ज्ञान के स्रोत वेदों की। ये सिर्फ पुरानी किताबें नहीं हैं, बल्कि ये एक पूरी की पूरी सभ्यता के रहस्य अपने अंदर समेटे हुए हैं। तो आइए हमारे साथ चलिए और इन रहस्यों से पर्दा उठाते हैं। यही वो सवाल है जो हमारे आज के सफर का मकसद है। वेद आखिर हैं क्या? महज कुछ पुराने ग्रंथ या फिर एक ऐसी खिड़की जिससे हम हजारों साल पहले की दुनिया में झांक सकते हैं? चलिए देखते हैं कि इन पन्नों में क्या-क्या राज छिपे हुए हैं। अपनी खोज को शुरू करने के लिए हम सबसे पहले पकड़ेंगे ऋग्वेद को। क्यों? क्योंकि ये न सिर्फ चारों वेदों में सबसे पुराना है, बल्कि इतिहासकारों के लिए वैदिक काल को समझने का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी जरिया भी यही है। तो ऋग्वेद के अंदर है क्या? इसके अंदर हैं ऋचाएं। अब ये ऋचाएं क्या होती हैं? ये असल में देवताओं की तारीफ में रचे गए मंत्र या भजन हैं, और इनमें कुछ खास देवताओं का जिक्र आपको बार बार मिलेगा। तो सबसे ज्यादा महत्व किसे दिया गया है? वो हैं युद्ध और मौसम के देवता इंद्र। आप अंदाजा लगाइए, पूरे 250 भजन सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए हैं। ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि उस समाज में उनका दर्जा कितना ऊंचा रहा होगा। और इंद्र के ठीक बाद दूसरे नंबर पर आते हैं अग्निदेव। उन्हें 200 भजन समर्पित हैं। अग्नि की भूमिका भी बहुत अहम थी। उन्हें देवताओं और इंसानों के बीच का एक संदेशवाहक, मतलब एक तरह का मैसेंजर माना जाता था। लेकिन ऋग्वेद में सिर्फ देवताओं की प्रार्थनाएं ही नहीं हैं। यहीं पर हमें विष्णु के वामन अवतार की कथा का सबसे पुराना जिक्र मिलता है। और एक दिलचस्प बात देखिए, इसमें ब्रह्म का कॉन्सेप्ट तो है, लेकिन आत्मा का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। और हाँ, इतिहासकारों के लिए ऋग्वेद के बाद अगर कोई ग्रंथ सबसे ज्यादा जरूरी है तो वो है शतपथ ब्राह्मण। अच्छा, चलिए अब ग्रंथों से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उस दुनिया को देखते हैं जिसके बारे में ये ग्रंथ बताते हैं। मतलब उस समय का समाज कैसा था, लोग क्या मानते थे, उनकी मान्यताएं क्या थीं। तो समाज की बनावट कैसी थी? वो जो 4 वर्णों वाली व्यवस्था है, जिसे चातुर्वर्ण्य समाज कहते हैं, उसका सबसे पहला जिक्र हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलता है। इस सूक्त के मुताबिक ये चारों वर्ण आदि पुरुष यानी ब्रह्मा के शरीर के अलग अलग हिस्सों से पैदा हुए। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से। ये वर्णन एक तरह से उस समाज के सामाजिक ढांचे की तस्वीर पेश करता है। उस समाज की मान्यताओं का एक और बड़ा सुराग एक छोटे से शब्द में छिपा है, अधन्य। ये शब्द ऋग्वेद में गाय के लिए इस्तेमाल हुआ है, और इसका सीधा सा मतलब है जिसे मारा न जाए। इससे साफ पता चलता है कि उस दौर में गाय को कितना पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता था। ठीक है, ये सब बातें तो समझ में आती हैं, पर एक मिनट, ये सब हुआ कब था? इस प्राचीन दुनिया को इतिहास की टाइमलाइन पर सही जगह रखने के लिए हमें पहले तारीखें गिनने का जो तरीका है उसे समझना होगा। हम सब जानते हैं, हम मुख्य तौर पर 2 सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट या ईसा पूर्व, और एडी यानी एनो डोमिनी या ईसवी सन। सीधी सी बात है, बीसी में साल पीछे की ओर गिने जाते हैं 0 की तरफ, और एडी में साल आगे की ओर गिने जाते हैं, जैसा आज होता है। इसे समझने का सबसे अच्छा उदाहरण है गौतम बुद्ध का जीवन। उनका जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में और उनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। देखिए, साल का नंबर घट रहा है, 563 से 483 हो गया। क्यों? क्योंकि गिनती पीछे की ओर 0 की तरफ चल रही है। तो हमने ग्रंथ देख लिए, टाइमलाइन भी समझ ली, पर अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। वो है इतिहास की व्याख्या। मतलब अतीत की कहानियां हम तक पहुंचती कैसे हैं, और क्या वो हमेशा वैसे ही होती हैं जैसी वो असल में थीं? प्राचीन भारत का पहला सिस्टमैटिक इतिहास लिखने का श्रेय अक्सर विंसेंट आर्थर स्मिथ को दिया जाता है। उनकी एक किताब थी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो 1904 में छपी थी, और ये किताब बहुत बहुत ज़्यादा प्रभावशाली मानी गई। लेकिन इस किताब के बारे में एक बात जानकर थोड़ी हैरानी होती है। आप सोचिए, इसका पूरा 1/3 हिस्सा, 1/3, सिर्फ एक घटना को दिया गया था, सिकंदर का भारत पर हमला। स्मिथ का नजरिया बिल्कुल साफ था। उनका मानना था कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में हमेशा तानाशाही रही, और ये देश राजनीतिक तौर पर कभी एक था ही नहीं। उन्होंने अपनी किताब में ये बात साफ साफ लिखी भी है। उनके ही शब्दों में अगर कहें तो
वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों का सरोकार शासन के एकमात्र स्वरूप तानाशाही से ही है। ये एक वाक्य उनके पूरे नजरिए को हमारे सामने रख देता है। और बस यही बात हमें इस सफर के सबसे बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि इतिहास आखिर है क्या? क्या ये सिर्फ तथ्यों का एक कलेक्शन है या फिर इसे लिखने वाले उस कहानीकार का अपना नजरिया है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने अतीत को, अपने इतिहास को असल में कैसे जानते और समझते हैं।